Assalamualaikum and welcome to my channel AHA Assignments and Info. Dear students, आज की ये वीडियो आप सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप एलिमेंट्री क्लासेस में हैं या आप सेकेंडरी क्लासेस में हैं या आप फर्दर हायर लेवल्स पे हैं। ठीक है, आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स और साथ ही साथ मैं आपको MCQ सॉल्विंग ट्रिक बताऊंगी जो 99% सक्सेसफुल है, जिसके थ्रू आप 99% फिक्स आप ये समझ सकते हैं कि 99% आपके करेक्ट MCQ सॉल्व होंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि MCQs जो हैं वो देखने में तो ईजी है कि MCQs है, पर आपका MCQ एक गलत होता है सीधा सीधा आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs। शॉर्ट टाइम लगता है उनको सॉल्व करने में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 1 to 8 ऑलरेडी MCQ पैटर्न इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिसमें उनके 50% मार्क्स फ्रॉम MCQ असेसमेंट लगेंगे और इसी तरह से जो बोर्ड की क्लासेस हैं उनमें भी MCQs इन्वॉल्व होते हैं और उनके लिए वो 10-15 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि वो MCQs ऑब्जेक्टिव पार्ट के थ्रू मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं, परसेंटेज इंप्रूव होती है। इसलिए आज की वीडियो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि टिल द एंड देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें और MCQ सॉल्व करने के लिए 100% बेस्ट टेक्निक आप यूटिलाइज कर सकें ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ। ओके डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि आप अपने पेपर सॉल्व करते हुए ना आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। आपने ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करके टिल द एंड आपने करना स्टार्ट कर देना है, बल्कि आपने उसको 3 पोर्शंस में स्प्लिट करना है और उन 3 पोर्शंस में आपने प्रायोरिटी देनी है उन क्वेश्चंस को जो आपको बेस्ट आते हैं, सेकेंड प्रायोरिटी होगी जो आपको हाफ आते हैं, ऑलमोस्ट थोड़े बहुत आते हैं, और थर्ड जो रिमेनिंग टाइम होगा उसमें आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, पर ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन का जो कंप्लीट नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर्ड होंगे वो कंप्लीट करने के लिए आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना और स्टार्टिंग में ही अगर आप क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर देंगे और फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका टाइम उस पर वेस्ट हो जाएगा और फर्दर आप क्या अच्छा आउटपुट देंगे। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल भी अपने माइंड से नहीं आपने स्किप होने देना कि आपने 3 स्टेप्स में अपने पेपर को करना है। ठीक है, अब चलते हैं मेन वीडियो के कंटेंट की तरफ कि MCQ सॉल्विंग टेक्निक। डियर स्टूडेंट्स, MCQ सॉल्व करने पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स, सिर्फ ये बोर्ड एग्ज़ाम्स या हमारे जो नॉर्मल एजुकेशनल एग्ज़ाम्स है वही नहीं, बल्कि हायर लेवल पे बहुत ज़्यादा कोर्सेज जो होते हैं वो भी MCQ बेस्ड होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं MCQ बेस्ड। तो इस वजह से MCQ सॉल्विंग टेक्निक पे हद से ज़्यादा रिसर्च की गई है और उसी रिसर्च के थ्रू जो मैथडोलॉजी सामने आई है वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी है। एलिमिनेशन टेक्निक, जो लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स उन्हें पता होगा एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू है उसमें से एक वैल्यू आपने एलिमिनेट करनी होती है, उसको डिस्कार्ड करना होता है, उसको छोड़ देना होता है। ठीक है, अब इसमें करना किस तरह से है कि अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक MCQ है, उसकी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, 15, 18, 22 और 105। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं और अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि इनमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो अब आप देखें, हमेशा याद रखें कि जो भी करेक्ट वैल्यूज होती है ना, वो एक सीक्वेंस में उससे मिलती जुलती ही और वैल्यूज भी दी जाती हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो। अब इसमें सबसे अलग यानी ऑफसेट वैल्यू जो कि बिल्कुल फिट नहीं हो रही वो है 105। ठीक है, अब 105 बिल्कुल ऑफसेट वैल्यू है, बिल्कुल ही एक अलग वैल्यू उठा के दे दी है, तो इट्स मीन सबसे पहले तो आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे, आप भूल जाएंगे कि 105 ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपने क्या करना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके MCQ में आपके पास ये ऑप्शन गिवन है ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ अबव, तो रिसर्च के अकॉर्डिंग 95% इस चीज के चांसेस हैं कि वही आंसर होगा, यानी ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ अबव।
यही आंसर होगा। ये रिसर्च कहती है कि 95% MCQs बनाते हुए यही माइंड में रखा जाता है, और अगर ये ऑप्शन दी जाती है तो 95% ये करेक्ट होती है, सिर्फ 5% चांसेस हैं कि ये गलत हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपने करना है, आपने मोस्ट प्रोबेबल आंसर को देखना है। ठीक है, अब 4 ऑप्शंस में से आपके पास 3 रह गई, एक डिस्कार्ड हो गई। अब जो 3 रह गई हैं उसमें से मोस्ट प्रोबेबल, अगर तो आपको उन 3 में से आंसर पता है तो सिंपली आप उसको क्लिक कर लेंगे। लेकिन अब मोस्ट प्रोबेबल अगर हम आंसर देखें तो डियर स्टूडेंट्स, MCQs बनाते हुए जो एक साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स कहती हैं, वो ये कहती हैं कि जो भी बंदा MCQ बनाता है ना, वो ए ऑप्शन को कभी भी करेक्ट आंसर नहीं देगा। ये एक साइकोलॉजी है ह्यूमन माइंड की, कि वो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट नहीं देगा, बल्कि वो क्या करता है कि फर्स्ट ऑप्शन ऐसी देता है जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। लाइक अगर आप अपनी कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक करते हैं या कुछ, तो आपका फर्स्ट आंसर आएगा। ठीक है, इस टाइप की वो फर्स्ट ऑप्शन होती है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन एक्यूरेट आंसर होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेस देन 10% चांसेस होते हैं कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो। फिर पीछे आपके पास बचा बी या सी। अब बी या सी में से 2 ऑप्शंस जब आपके पास बच गई, तो अगर तो आपने वो क्वेश्चंस कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसको पढ़ा है, देखा है, उसके बारे में वैल्यूज पता है, तो आप ऑप्शन उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। 50-50% ऑप्शन हो गई। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, गो विद ऑप्शन बी। ठीक है, आप ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ये वाली टेक्निक्स इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई हैं कि रिसर्चर्स खुद हैरान रह गए कि उन्होंने जो रिसर्च की है MCQs पे, वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि बहुत सारी जो डायरेक्ट वैल्यूज़ होती हैं ना, अगर मैं न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एग्जाम्स की बात करूँ, तो जो डायरेक्ट वैल्यूज़ होती हैं उन्हें आप ज़्यादातर कोशिश किया करें याद करने की। अब याद आपने ऐसे नहीं करना कि उनका रट्टा लगा लेना है, वो हमेशा आपके लिए नुकसानदेह होगा, आप भूल जाएंगे उसको। ठीक है, आपने करना क्या है, लाइक आप कोई भी किसी भी जगह पे, किसी भी चार्ट पे, अब जब मैं स्टडी कर रही थी, मींस के जब मेरा टाइम था स्टडी टाइम, तो थ्योरम्स और फॉर्मूलाज याद करने के लिए हम क्या करते थे कि एक पेपर पे लिख लेते थे वो शॉर्ट शॉर्ट, और वो अपने बेड के पास कहीं लगा देते थे, उठते जागते उन्हें देखते थे पेपर से पहले जो 10-15 दिन होते थे। लेकिन अब आप लोगों का जो टाइम आ गया वो है व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा और इन चीज़ों का टाइम हो गया, और आप लोग उठते साथ मोबाइल्स को ही देखते हैं सबसे पहले। तो क्यों ना मोबाइल का जो वॉलपेपर होता है या जो आपका व्हाट्सएप का वॉलपेपर होता है, उसी को आप फॉर्मूलाज लगा लें। मीन्स आप या वैल्यूज को का लगा लें, लाइक आप वैल्यूज कुछ लिख के, जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं या जो आपको लगती हैं वो आप भूल जाते हैं, उनको एक पेपर पे लिख के या जैसे भी लिख के और उनकी पिक्चर लेकर आप उसको अपना वॉलपेपर सेट कर लें, ताकि जितनी बार आप व्हाट्सएप यूज़ करेंगे, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे जो आप लोग यूज़ करते हैं तो जितनी बार आप यूज़ करेंगे आप उसको देखते रहिएगा और आपको वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। बेस्ट वे है वैल्यूज़ याद रखने के लिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, उसके बाद अप्रोक्सीमेशंस यूज़ करें। लाइक अब कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं, जैसे पाई, अंडर रूट और इस तरह की आयोटा और इस टाइप की जो वैल्यूज़ होती हैं बार बार रिपीट हो रही होती हैं, उन वैल्यूज़ को माइंड में रखें। सेकेंडली, जाहिर है आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आप कामयाब रहेंगे। ठीक है, अब स्मार्टर स्टडी करनी है आपने। स्मार्टर स्टडी का मतलब ये नहीं है कि पेपर से बस 2 दिन पहले बुक खोलनी है, नहीं। आपने क्या करना है कि अपने लॉन्ग लॉन्ग नोट्स को शॉर्ट ब्रीफ नोट्स में कन्वर्ट करना है। लाइक अगर 4 पैराग्राफ्स का कोई क्वेश्चन है ना, उसे 4 बुलेट पॉइंट्स में आप उसका शॉर्ट आंसर एक बुकलेट पे लिख लें। ठीक है, आप अपनी एक नोटबुक ले लें और उस पर वो जस्ट 4 पैराग्राफ्स का 4 छोटी छोटी लाइन्स में या 4 वर्डिंग्स में आप उसको शॉर्ट कर लें। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब आपका एग्जाम पेपर नियर होगा ना, जो उसके दरमियान जो हॉलीडेज होती हैं या जब आपका रिवीजन टाइम होता है, आप सिर्फ एक नज़र उन बुलेट पॉइंट्स को देखेंगे ना, तो आपके माइंड में वो होल पैराग्राफ रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, आप वो पूरा पैराग्राफ आपको रिकॉल हो जाएगा और आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये जो मेन पॉइंट था इससे रिलेटेड बाकी बात क्या थी। और यही टेक्निक भी होती है स्मार्ट लोगों की स्टडी करने की, कि वो बुलेट्स में पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, क्योंकि एट द लास्ट इतना टाइम किसी स्टूडेंट के पास नहीं होता कि वो दोबारा से पूरे पूरे क्वेश्चंस पढ़े। ठीक है, ऑफ कोर्स जब बुलेट पॉइंट्स पढ़ लेता है तो उसके माइंड में जो मेमोरी में जो सेव्ड होता है कि इससे रिलेटेड बाकी इंफॉर्मेशन क्या थी, तो वो अटेम्प्ट कर लेता है पेपर। इसके अलावा एक और चीज़ के जाहिर है जब
आपको बुलेट पॉइंट्स आते हैं ना, आपको बुलेट पॉइंट्स मेन पॉइंट पता है, मेन थीम पता है एक क्वेश्चन की, तो आप उससे रिलेटेड पेपर में खुद ब खुद हाथ चलने लग जाते हैं, आप खुद लिख लेंगे। तो इसलिए मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए कि जितनी प्रैक्टिस हो सके करें, लेकिन साथ ही साथ ना अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं, चाहे वो आप पिक्चर्स की फॉर्म में बना लें, ठीक है, उन्हें उठते बैठते आते जाते देखते रहें पिक्चर्स को, लाइक मैंने कहा वॉलपेपर सेट कर लें, किसी दिन केमिस्ट्री के नोट्स के वॉलपेपर सेट कर लें, शॉर्ट ब्रीफ पॉइंट्स, किसी दिन फॉर्मूलाज, इक्वेशंस, जो भी आपको मुश्किल लगता है, न्यूमेरिकल्स हैं या थ्योरम्स हैं, जो भी आपको मुश्किल लगता है उसके बुलेट पॉइंट्स आप बना के और उसको वॉलपेपर सेट कर लें और उसको देखते रहें, ठीक है। क्योंकि जितना आप देखेंगे उतना आप सीखेंगे, ये बात हमेशा याद रखें कि आप जब तक सिर्फ आप उसको पढ़ते हैं ना, सिर्फ पढ़ने से आपके माइंड में उतना नहीं आता जितना आप उसको जब लिखते हैं, तो आपके हैंड और माइंड का जो रिलेशन बनता है, को रिलेशन बनता है, उसकी वजह से जब आप पेपर में लिख रहे होते हैं ना और उस वक्त आपको नहीं समझ आ रहा होता, तो आपका माइंड वापस रिकॉल करता है उन सब चीज़ों को जो आपने अपने हाथ से लिखी हुई होती हैं, और आपका हाथ खुद ब खुद चलने लग जाता है और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। होप सो मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दें इस चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।